नमस्कार दोस्तों। जल ही जीवन है, यह बात हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में हमारे जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और भूजल यानी ग्राउंड वाटर को प्रदूषण से बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानून मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जल निवारक और नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1974 यानी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 की। यह कानून भारत के पर्यावरण इतिहास में एक मील का पत्थर है। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम इस कानून के इतिहास, इसके मुख्य उद्देश्यों, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के गठन, उनकी शक्तियों और नियमों का उल्लंघन करने पर मिलने वाली सजाओं को विस्तार से समझेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1960 और 70 के दशक में भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। इसके कारण फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त गंदा पानी, शहरों का सीवेज सीधे हमारी पवित्र नदियों में बहाया जाने लगा। जून 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया और यह संकल्प लिया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय संसद ने अनुच्छेद 252 एक के तहत 23 मार्च 1974 को इस अधिनियम को पारित किया। यह कानून पूरे देश में जल स्रोतों की स्वच्छता को बनाए रखने और उन्हें बहाल रखने के लिए बनाया गया पहला बड़ा केंद्रीय कानून था। इस एक्ट के मुख्य उद्देश्य 3 हैं, जो कि बहुत बड़े उद्देश्य हैं। पहला, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी में मिलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों को रोकना। दूसरा, जल की शुचिता को बनाए रखना या बहाल करना, मेंटेनिंग और रीस्टोरिंग होलसमनेस ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि पानी की गुणवत्ता को ऐसा बनाना जो इंसानों, जानवरों और जलीय जीवों के लिए सुरक्षित हो। तीसरा, बोर्डों की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स। इस कानून के नियमों को लागू करने के लिए एक मैकेनिज्म, एक संस्थागत ढांचा तैयार करना। इस अधिनियम को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी 2 मुख्य संस्थाओं को दी गई। धारा 3, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और धारा 4 के अंतर्गत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया। इनके गठन को हम अब ध्यान से समझते हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड सीपीसीबी का ढांचा। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, फुल टाइम चेयरमैन होता है, जिसे पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव हो। इसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम 5 अधिकारी भी इसमें नियुक्त किए जाते हैं। इनके अलावा राज्य बोर्डों के सदस्यों में से चुने गए अधिकतम 5 सदस्य भी इसमें होते हैं। साथ में 3 गैर सरकारी सदस्य, जो कि कृषि, मत्स्य पालन या उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। 3 गैर सरकारी सदस्य जो कृषि क्षेत्र, मत्स्य पालन या उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। फिर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां या कॉरपोरेशन में से 2 सदस्य। इनके अलावा एक पूर्णकालिक सदस्य, मेंबर सेक्रेटरी, जो बोर्ड के प्रशासन और तकनीकी मामलों को संभालता है। अब हम देखेंगे राज्य बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ढांचा। ठीक इसी तरह राज्य स्तर पर भी एक अध्यक्ष, 5 सरकारी अधिकारी, स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज में से 5 सदस्य, उद्योग और कृषि क्षेत्र से 3 सदस्य, राज्य कॉरपोरेशन से 2 सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं, जिन्हें सरकार नियुक्त करती है। अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी हिस्से की, इन बोर्डों के काम और इनकी शक्तियों, फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में।
तो केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य क्या हैं? पहला मुख्य कार्य है राज्य बोर्डों के कामकाज में तालमेल बिठाना और उनके मध्य आपसी विवादों को सुलझाना। दूसरा, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करना, मीडिया और जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को जागरूक बनाना, जल प्रदूषण से जुड़े तकनीकी आंकड़े और डेटा इकट्ठा करना, सीवेज और व्यापारिक कचरे ट्रेड इफ्लुएंट्स के निपटान के लिए मानक तय करना, स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करना। फिर राज्य बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्य क्या है, जो कि धारा 17 में दिए गए हैं। राज्य में जल प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक योजनाएं बनाना, फैक्ट्रियों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी का निरीक्षण करना, उद्योगों को यह अनुमति देना कि वे अपना कचरा कहां और कैसे बहा सकते हैं, इत्यादि। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड की विशेष शक्तियों यानी पावर्स के बारे में। पहला, धारा 21, सैंपल लेने की शक्ति। बोर्ड के अधिकारियों के पास किसी भी उद्योग या नदी के पानी से सैंपल लेने का पूरा अधिकार है। यह सैंपल कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य होता है। धारा 23, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। किसी भी औद्योगिक परिसर में जांच के लिए बोर्ड के अधिकारी किसी भी समय वर्किंग आवर्स के दौरान प्रवेश कर सकते हैं। धारा 25 और 26, नए आउटलेट पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति या फैक्ट्री बिना बोर्ड की पूर्व सहमति कॉन्सेंट के नया कुआं, बोरवेल या पाइपलाइन या आउटलेट नहीं खोल सकती जिसमें पानी नदी या नाले में बहे या छोड़ा जाए। धारा 33A, निर्देश या दिशा निर्देश देने की शक्ति। यह सबसे शक्तिशाली धारा है। इसके अंतर्गत राज्य बोर्ड किसी भी दोषी उद्योग की बिजली या पानी सप्लाई बंद करने का आदेश दे सकता है या उस उद्योग को पूरी तरह से बंद करा सकता है। कानून तभी प्रभावी होता है जब उसमें सजा का कड़ा प्रावधान हो। इस अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और जेल की सजा तय की गई है। धारा 24 का उल्लंघन करने यानी नदियों में कचरा फेंकने पर यदि कोई व्यक्ति या फैक्ट्री जहरीला या प्रदूषणकारी तत्व पानी में बहाती है तो धारा 43 के तहत कम से कम 1.5 साल से लेकर 6 साल तक जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 25 या 26 का उल्लंघन यानी बिना अनुमति आउटलेट बनाना, बिना बोर्ड की सहमति या परमिशन के नया आउटलेट बनाने पर धारा 44 के अंतर्गत समान रूप से 1.5 साल से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 33 के आदेशों की अवहेलना। यदि कोई उद्योग बोर्ड द्वारा दिए गए बंद करने के आदेश को नहीं मानता है तो सजा 1.5 साल से 6 साल तक की हो सकती है और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। कंपनियों के द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो धारा 47, यदि अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उस कंपनी का प्रभारी यानी इंचार्ज, डायरेक्टर या मैनेजर भी व्यक्तिगत रूप से दोषी माने जाएंगे और उन्हें भी सजा मिलेगी। दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 कागजों पर एक बेहद मजबूत और सख्त कानून है। इसी कानून के तहत हमारे देश में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज भी हमारी कई नदियां प्रदूषित हैं। इसका कारण भ्रष्टाचार, बुनियादी ढांचे जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमी और सबसे बड़ी चीज जनता में जागरूकता का अभाव है। एक नागरिक के तौर पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम पानी को प्रदूषित न करें और यदि हमारे आसपास कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसकी शिकायत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जरूर करें। उम्मीद है कि जल प्रदूषण अधिनियम 1974 पर बना यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें
दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।